बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, हुकूमत बने 10 माह गुजर गए। 10 माह गुजरने के बावजूद भी शहबाज हुकूमत में ना तो पीपल्स पार्टी शामिल हुई और ना ही काबीना में मजीद तोसी हो सकी। मुतअद्दिद वजारतें और डिविजन्स वफाकी वज़रा से इस वक्त भी महरूम हैं। 12 वज़रा के पास वजारतों के इजाफी कलमदान मौजूद हैं। ये कौन से वज़रा हैं और ये एक अहम सवाल है कि ये इजाफी कलमदान क्यों सौंपे गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अगले हफ्ते वफाकी काबीना में तोसी का फैसला सामने आया। काबीना में 10 से 12 वज़रा मजीद शामिल किए जाएंगे। अगर फेडरल कैबिनेट की बात की जाए तो तोसी ना होने के बायस अभी भी वजारतें और डिविजन्स ज्यादा हैं, जबकि वजीर कम पड़ गए हैं। तमाम 40 वफाकी वजारतों और डिविजन्स के लिए 18 वफाकी जो वज़रा हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। मुतअद्दिद वजारतों और डिविजन्स को इजाफी कलमदानों के जरिए चलाया जा रहा है, या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास खुद ही उन्होंने अपने जो कलमदान है ये अपने पास रख लिए हैं। वज़ीर आज़म की काबीना में कोई इस वक्त खातून वफाकी वजीर भी शामिल नहीं है। वज़ीर आज़म ने काबीना में शामिल वाहिद खातून रुकन जो हैं शज़ा फातिमा, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, उनको भी वफाकी वज़ीर नहीं बनाया गया। वो इस वक्त IT की वज़ीर मुमलिकत के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। सो काबीना डिवीजन के ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन 4 मार्च 2024 को हुआ था। उसके बाद से लेकर अब तक भी अहम वजारतें खाली पड़ी हैं। ये क्यों खाली हैं और अब जो फैसला किया गया हुकूमत की तरफ से कि वजारतों को मतलब वहाँ पे वज़ीर जो है उनको तैनात किया जाएगा, फिर कुछ नाम भी सामने आए। सो ये डिस्कस करने लगे हम प्रोग्राम में कि ये नाम क्या हैं और क्या ये डिजर्विंग हैं भी या नहीं। इस पे बात करने के लिए मैं ज्वाइन करें जी बैरिस्टर साद रसूल साहब और आमिना शेख साहिबा ज्वाइन करी हैं। खुश आमदीद दोनों को कहती हूँ। साद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी तक ये जो सीट्स खाली थी फेडरल कैबिनेट में, जो मिनिस्टर्स वगैरह, इसके नुकसानात देखे हमारे मुल्क ने या फायदे देखे, और अब जब ये फैसला आ चुका कि वफाकी काबीना में मजीद वज़रा को भर्ती करने जा रहे हैं या वो उनको चार्ज संभालने का मौका दिया जाएगा, तो उस सूरत में मुल्क फायदा देखेगा? देखिए, भर्ती तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोग, आजकल तो भर्तियों का मौसम है। अभी आप इंशाल्लाह देखेंगी कि अदालतों के अंदर भी सामियाँ खाली हैं, कैबिनेट में भी सामियाँ खाली हैं, तो भर्तियों का तो आजकल मौसम है। और हम दुआ गो हैं कि ये भर्तियां पाकिस्तान के लिए कोई 10 माह से तो नहीं था, अब हो गया ना। बहुत सारे मसाइल जो 10 माह से चल रहे थे, कि 10 माह से क्यों नहीं जो 10 माह से बहुत सारे मसाइल चल रहे थे। पहले तो देखिए, शहबाज शरीफ साहब खुद ही क्योंकि हर चीज़ को बिल्कुल बहुत ही मौसर तरीके से हैंडल कर रहे थे। टेक्नोलॉजी आपने देख लिया, शज़ा फातिमा साहिबा का आपने जिक्र किया, तो जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर से स्टेट मिनिस्टर हो, मिनिस्टर ना हो, तो डिफैक्टो चार्ज प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की कारकर्दगी तो अब हमने देख ली। मसला यह है कि जो बाकी का सारा मुल्क है ना, हम खताकार सी रियाया, मैडम तो लीडरशिप हैं, हम खताकार सी रियाया जो हैं, हम इतनी तेज़ भाग नहीं सकते जितनी तेज़ शहबाज शरीफ साहब अपनी मिनिस्ट्रियल पावर्स के नीचे मुल्क को भगाना चाहते हैं। हम कमज़ोर से लोग हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने वाले लोग हैं। शहबाज शरीफ साहब तो बहुत तेज़ तरक्की करने वाले लीडर हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये सोच के कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तरक्की इतनी जल्दी हो रही है उन तमाम पोर्टफोलियोज के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास खुद हैं, और पाकिस्तान की बेकस आवाम उतनी तेज़ भाग नहीं सकती। कई दहाइयों से हमें खुराक की कमी है, कई दहाइयों से यहाँ पे स्कूल तालीम नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। तो एक कमज़ोर कौम जिसको इमरान खान साहब की 20-25 साल की हुकूमत के अंदर पिछले कमज़ोर कर दिया गया, वो शहबाज शरीफ साहब की पेस पे नहीं भाग सकती। तो मेरा ख्याल है कुछ ऐसे मिनिस्टर्स को तैनात करना चाहिए जो आवाम के साथ शहबाज शरीफ साहब से थोड़ा स्लो करके काम करें, ताकि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो देर पा हो और कॉम्प्रहेंसिव हो। मैं अपनी लीडरशिप को इतना ही मशवरा दूंगा कि जिस तरह आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक्सपर्ट्स लगाए हुए हैं, जैसे कि डिफेंस का एक्सपर्ट अगर पाकिस्तान में आपने 3-4 गिनने हों जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के एक्सपर्ट्स होंगे, तो अगर दूसरे पे नहीं, पहले पे नहीं, तो दूसरे पे नाम ख्वाजा आसिफ साहब का आएगा। अगर आपने फॉरेन अफेयर्स के, पाकिस्तान की तारीख के अंदर फॉरेन अफेयर्स के चंद गिने चुने पाए के लोग, अब ये देखिए ना, भारत के अंदर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फॉरेन सर्विस के हैं। उन्होंने 40 साल फॉरेन सर्विस के अंदर, जयशंकर ने पहले ब्यूरोक्रेट रहे, फिर वो फॉरेन सेक्रेटरी रहे, उनकी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी हमारे पास एक ऐसे फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका बहुत दिहाइयों का
4-5 दहाइयों से तो हम देख रहे हैं, ऐसा ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस है कि वो मुल्क को इस भंवर से निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें इतनी सी गुजारिश करूंगा कि अगर ये मौसम चल रहा है तो जहां पे बाकी लोग भर्ती हो रहे हैं, एक तैनाती की हम रिकमेंडेशन करेंगे। मेहरबानी करके हमारी लीडर को अगर नेशनल असेंबली में लाके कहीं तैनात कर दिया जाए तो हम इसके बड़े मशहूर। चलिए ठीक है, अल्लाह करे। लेकिन आमिना बताइएगा कि आपने पीपल्स पार्टी को एक बार फिर से ऑफर की है वजारतों में या काबीना में शमूलियत इख्तियार करने के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी एक बार फिर से इनकारी है। पीपल्स पार्टी के इनकारी होने की वजह क्या है? पहले तो साद साहब का बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने मेरे लिए ये आपको रिकमेंडेशन की और मुझे एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए रिकमेंड किया। तो इसके जवाब में मैं इनको ये चीज जरूर कहना चाहूंगी, इनके कप्तान की फेलियर की भी यही रीजन है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी पोजीशन की कोई ना जल्दी है ना कोई बहुत मुसीबत आई हुई है। मेरे सियासी उस्ताद है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पाकिस्तान के एक बहुत मारूफ पॉलिटिशियन है। उन्होंने मुझे एक दफा एक चीज की थी कि बेटा अगर सियासत में देर पा तरक्की चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो ना, में जल्दी नहीं करनी। और इनके कप्तान ने भी यही गलती की, उनको हर चीज की बहुत जल्दी थी, उनको वजीर आजम बनने की भी बहुत जल्दी थी, उनको लोगों को जेल भेजने की भी बहुत जल्दी थी। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ थैंक यू फॉर योर रिकमेंडेशन। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझे ये सिखाया है कि जल्दी नहीं करनी। अब पीपल्स पार्टी, कमिंग टू योर क्वेश्चन नम्रा, पीपल्स पार्टी का जहां तक सवाल है, उन्होंने देखें गवर्नमेंट के अंदर उनका एक रोल रहा। गवर्नमेंट के अंदर इससे मुराद ये कि गवर्नमेंट बनाने में हमारा भी एक रोल रहा, उनको प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचाने में। उनको हमने 2 आईनी ओहदे बहुत सारे दिए, 2 जगहों पे गवर्नर्स उनको दिए। सारी चीजें म्यूचुअल कंसेंट के साथ हुई। कोई ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने हमारे पे मेहरबानी की या हमने उन पे मेहरबानी की। इट वाज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट टू विच बोथ पार्टीज हैड एग्रीड। और ये बात पहले से डिसाइडेड थी, इलेक्शन से पहले भी डिसाइडेड थी कि हम इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे। इलेक्शन जब अलग अलग लड़ लिया, एक दूसरे से कम्पीट किया, कंटेस्ट किया एक दूसरे के अगेंस्ट। लाहौर तक में बिलावल भुट्टो जरदारी ने आके अता तारर साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। हमने उनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया, आए जरूर आए, हल्का किसी का भी है, आप आके इलेक्शन लड़ें। आफ्टर दैट इट वाज म्यूचुअली डिसाइडेड दैट बोथ पार्टीज एंड अ फ्यू अदर्स विल वोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। और इसी तरह उनको आईनी ओहदों के लिए हमने पंजाब असेंबली से वोट किया प्रेसिडेंट के लिए। सारी असेंबलियों में PMLN के जितने अरकान थे उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए वोट किया। सो इसलिए ये चीजें म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड हुई। अब मैं समझती हूँ कि ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है कि इस तरह का कमेंट करना कि जी अगर हमारी सपोर्ट ना हो तो ये हुकूमत नहीं बना सकते। इस पे हम डिस्कस करेंगे भी, लेकिन फेडरल कैबिनेट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए फेडरल कैबिनेट में तो मेरी जो समझ, जितनी मैं सियासी समझ रखती हूँ, साथ साथ जितनी तो मेरे लीगल और पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है सियासी। लेकिन देखिए बात ये है कि पार्टी का मौकिफ मौजूद नहीं, मैं उसी देखिए पार्टी का मौकिफ तो ये, पार्टी तो उनको डे 1 से हमने ऑफर की, इसलिए कि हमें कोई ये नहीं है कि हम कोई पावर हंग्री पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं PTI की तरह कि बस हम ही सारी कुर्सियां लेके बैठे रहें और पागल हो जाएं। हम तो ये डे 1 से कह रहे हैं कि भाई जो लोग हमारे साथ हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जिन लोगों ने हमें वोट दिया, उनकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए गवर्नेंस के अंदर। इसमें कोई शेयर बांटने वाली बात नहीं है। बात यह है कि अगर गवर्नेंस के अंदर उनका एक रोल है, प्रेसिडेंट उनका है, 2 गवर्नर्स उनके, तो उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ताकि हम नहीं चाहते कि अगर जिस तरह वो ये कहते हैं कि जी सिंध के लोग, कई दफा इस तरह का पहले एक दफा कंसर्न आया कि जी सिंध के लोग अनरिप्रेजेंटेड रह जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट। सो वी वांट कि जितने लोग हमारे हुकूमत के इत्तेहादी उन सब की रिप्रेजेंटेशन भी हो और उन सब की गवर्नेंस में एक जो है उनका रोल भी हो। सो इसलिए ये ऑफर मुतअद्दिद बार वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को की। अब उनकी ये ऑफर कबूल ना करने की रीजन जो मैं अपनी नाकिस अक्ल के मुताबिक समझ पाई हूँ वो सिर्फ यही है कि लास्ट टाइम उन्होंने जब मिनिस्ट्रीज ली, लास्ट टाइम जिस हालात में पाकिस्तान PMLN के हवाले किया गया, PDM गवर्नमेंट के हवाले किया गया, उस सारी मुश्किल वक्त का, उन सारे प्रॉब्लम्स का ब्रांट PMLN ने लिया। और PMLN ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल खो के वो मुश्किल फैसले किए, जिस वक्त रियासत को बचाया, सियासत अपनी खो के। तो बात ये है कि पीपल्स पार्टी अगर आज ये चाहती है कि वो आईनी ओहदे लिए भी रखें लेकिन उनको किसी किस्म का किसी चीज के लिए जवाब देना होना पड़े और किस तरह की कोई बात हो। साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बातें टीवी में कही जाती हैं वो बड़ी अलग है, लेकिन वो पूरी तरह ये चाहते हैं, फेडरल के बारे में तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की हद तक मैं ये आपको खबर दे रही हूँ कि पीपल्स पार्टी पूरी तरह ये चाहती है कि उनको इंपॉर्टेंट ओहदे दिए जाएं। सिर्फ शायद उनको वो ओहदे नहीं मिल रहे जो वो लेना चाह रहे हैं। बार बार बात कर भी रहे हैं, बल्कि हमें वहाँ पे स्पेस नहीं मिल रही। सो वो नहीं स्पेस तो वो और स्पेस की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया कि हम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, हम स्पीकर बनना चाहते हैं पंजाब असेंबली का।
जो कि वो बनना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनको शायद अपनी मर्जी के ओहदे नहीं मिल रहे, तो उसके ऊपर वो एक लड़ाई चल रही है। फेडरल गवर्नमेंट में ऑन द कॉन्ट्री थिंग्स आर डिफरेंट। जब आप लोगों ने एग्रीमेंट किया था तो ये बात नहीं हुई थी कि हमें क्या क्या अपनी मर्जी की चीज मिलनी चाहिए? बात ये चीज उस वक्त जो चीजें डिसाइड हुई थी ना, वो ये हुई थी कि हम शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर का वोट देंगे और आप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे। सो वो एक बड़ी डिफरेंट चीज थी। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी में, पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करें। अब अगर इनकी पार्टी का एक मेंबर आके ये कहता है कि जी जब तक मुझे ये वजारत नहीं मिलेगी हमने हिस्सा नहीं बनना, इट इज अनफॉर्चुनेट। इसमें मैं समझती हूँ पार्टी ये एग्रीमेंट के बाद की बातें हैं जो अब डिमांड्स आ रही हैं। ऑब्वियसली वो तो कहते हैं कि हमने पहले से किया। नहीं, ऐसी कोई डिमांड कहते हैं कि हम 26वीं आईनी तरमीम का भी वो कहते हैं कि उस मौके पे भी हम लोगों ने ये एग्रीमेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर 26वीं आईनी तरमीम के वक्त उनको हमसे कोई रिजर्वेशंस थी तो उन्होंने वोट क्यों किया? वो यही तो कहते हैं कि उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी का तो ये स्टांस है ना कि जी गवर्नमेंट पीएमएलएन की है और हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों में ये नया वतीरा उन्होंने बनाया। अब मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट पीएमएलएन की है, पीएमएलएन 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत लेकर आ रही थी ना। अगर आपको हमारे वोट इसलिए किया कि हमें ये चीजें चाहिए, अब जब वो हो चुका है तो हुकूमत वो पूरा नहीं कर रही। देखिए, अगर यही तो शिकायत, तो अगर ऐसी कोई बात है तो वो जहां पे हुकूमत ने उनको ये कहा था वो चीजें प्लीज ले आए। वो चीजें लाते क्यों नहीं है? ऐसी कोई एग्रीमेंट, ऐसी कोई बात पब्लिक क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ जबानी कलामी। मैं आज ये कह दूं कि नम्रा ने मुझे कल प्रॉमिस किया था मैं आपको शो में पेस्ट्रीज खिलाऊंगी, लेकिन नम्रा नहीं लेकर आई। अब मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि नम्रा ने कब कहा था। एग्जैक्टली, हमें पेस्ट्रीज चाहिए। देयर इज अ प्रॉब्लम कि अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मुआहदा किया था उनके मुताबिक, मैं तो नहीं कह रही, अगर किया तो उसको सामने लाएं, बताएं जी ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया, आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया है, ABC किसी ने भी साइन किया है, कोई तो चीज होगी ना। लेकिन ऐसे हवा में ये बातें करना, अब सब कुछ मिल गया, अब हमें और चाहिए, बात है। और पीपल्स पार्टी से आप लोगों ने असल में कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई थी ऑल ऑफ दैट हैज बीन मेट। अब वो ये कहते हैं हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, एवरी डे दे कम अप विद अ न्यू थिंग। अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी एक बड़ी मैच्योर पॉलिटिकल जमात है। मैं उनसे ये रवैये की तवक्को नहीं करती थी। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि दैट दे आर बिहेविंग लाइक दिस, एंड आई होप दैट दीज थिंग्स शुड बी सेटल डाउन इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है ये आपस की लड़ाई। साथ साहब, अब जो नाम सामने आ रहे हैं वफाकी काबीना के लिए, मुशीरान वज़रा, वो तो वक्त ही बताएगा। जैसे कि सेनेटर तलाल चौधरी का नाम है, फिर बैरिस्टर अकील मलिक का नाम है, तारिक फजल चौधरी साहब का नाम है, हनीफ अब्बासी साहब का नाम है। ये कुछ नाम है जो ज़ेरे गर्दिश है। आप समझते हैं कि ये नाम जो जो ओहदे इनको दिए जाएंगे या जो जो वजारतें इन पे तैनात किया जाएगा, मुशीरान बनाया जाएगा, या आपके ज़हन में मजीद भी कोई बेहतर नाम है जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं? नहीं, देखिए पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त बात ये हो बाय द वे जो वजारतें खाली हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कि किस इंसान को कहाँ अपॉइंट किया जा सकता है। देखिए पाकिस्तान के अंदर तो जिस तरह मैंने गुजारिश की कि बात ही ये हो रही है कि जितनी इस काबीना से और इस काबीना की परफॉर्मेंस से, और चले एक मैं इसमें जुमला और ऐड करूं, वजीर आजम साहब की काबीना की चॉइस से और फिर उस काबीना की परफॉर्मेंस से, और मैं गुजारिश करूं कि मैंने वजीर आजम साहब को काफ़ी इसमें इज्जत दी है कह के कि वजीर आजम साहब की चॉइस से और उनकी काबीना की परफॉर्मेंस से। तो वजीर आजम साहब की चॉइस से, उनकी काबीना से और उनकी काबीना की परफॉर्मेंस से जितना ज्यादा आवाम इस वक्त खुश है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी जी शऊर शख्स ऐसा नहीं होगा, हुब्बुल वतन शख्स ऐसा नहीं होगा जो एक लम्हे के लिए भी तनकीद कर सके कि वजीर आजम साहब, अब देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, तलाल चौधरी साहब को आप देखें जिनका आपने नाम कहा, हनीफ अब्बासी साहब को सोच लीजिए आपने जिनका नाम कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो हनीफ अब्बासी साहब नहीं चला सकते? मैं तो कहता हूं कि फॉरेन रिलेशंस दे देना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेट टॉकिंग है, बिल्कुल आराम से बात करते हैं, और क्योंकि टेक्नोलॉजी पे भी उनका काफी अबूर है, तो हो सकता है शिजा फातिमा साहिबा के ऊपर इजाफी करमदान सोचती है। और भाई हनीफ अब्बासी साहब ऐसा, आप उनसे कोई काम भी करवा लें, हम तलाल चौधरी साहब से कौन सा काम नहीं करवा सकते? आप दिफा से लेके, इंटीरियर से लेके, फॉरेन से ले, आप मैंने 2 दिन बड़ा मिस किया इनके बहुत मिस किया। देखिए, मैं तो तंज कर ही नहीं रहा, मैडम अपनी पार्टी के बारे में कर रही होंगी, मैं तो गवाही दे रहा हूँ इस बात की। जब आप स्काई पे बैठ के तंज मजाक कर रहे होते हैं ना, तो वो समझ नहीं मजा नहीं आता।
पता जाता है, हमें। मजा तो नहीं मैं तो आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर इसी रिवायत में चलते रहें तो आप तमाम ओहदे जो हैं वो आपको इस तरह के लोगों को देने चाहिए, बल्कि जिन लोगों का नाम ज़ेर गौर है वो इतने टेक्निकली एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, जैसे कि हम जानते हैं हनीफ अब्बासी साहब फॉर एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारी फील्ड्स में अब्दुल माहिर रहमान हैं। कांचू साहब भी हैं, आप भी जानती होंगी कि हनीफ अब्बासी साहब की 2-3 मास्टर्स की जो डिग्रीज हैं वो किस चीज में हैं, मैं भी जानता हूं। तलाल चौधरी साहब की पीएचडी से भी हम वाकिफ हैं। खास तौर पे जो ये अब क्या इसमें बात की जाए, तो मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब इसमें बहुत अच्छी चॉइस करेंगे। बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि सारी चॉइसेस उनकी अपनी होंगी। वो बाइख्तियार वजीर आजम है और वो पाकिस्तान की बेहतरी में पहले भी फैसले कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। अच्छा आमिना, जैसे कि कुछ वजारतें, रेलवे हो गए, बैन सूबाई राबता हो गया, दीगर मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक भी, अब ये वजारतें वजीर आजम ने अपने पास क्यों रखी? अच्छा साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी जवाब दीजिएगा कि मैंने जो पहले पूछा था कि फवायद क्या है, नुकसानात क्या है अभी तक? मेरा ख्याल है कि मैडम फवायद बता सकते हैं और देखिए, मेरी एक अवाम नाकिसी को नजर नुकसानात भी थोड़े से बता बड़ी दें। मजे की बात यह है कि अवाम को शायद, मुझे नहीं पता आप वो इतने अरसे से हमारा शो देख रहे हैं, वो किस हद तक साद साहब के तंज को तंज समझते हैं और असल नहीं, बात मैं तो हक बात किस कर रहा हद तक सच समझते हैं। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि तंज में ये एक ऐसी बात कर गए, इन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि शहबाज शरीफ साहब बाइख्तियार वजीर आजम हैं और वो बहुत अच्छे फैसले करेंगे, तो हकीकत बात जो कि एक तंजिया स्टेटमेंट थी। आप और मैं तो समझते हैं, आवाम समझे ना समझे, तो मैं उनको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये एक तंजिया स्टेटमेंट थी। अब पहला सवाल मेरा, तो मतलब वजीर आजम बाइख्तियार नहीं है? नहीं, आपका कहना है कि इनकी तंजिया स्टेटमेंट, मैं तो सच बता रहा हूँ। लेट मी कम टू दैट। अगर इनकी बात को पता नहीं कैसे तंज समझ आया, हम तो सच बात कर रहे हैं। अगर तंज कर रहे हैं, मैं तो समझती हूँ कि वजीर आजम भी बाइख्तियार है, वजीर आला भी बाइख्तियार है, और अल्हम्दुलिल्लाह नॉट जस्ट पुराना वो बयान याद आ गया है। नहीं, इमरान खान साहब ने तो खुद ही कह दिया था ना कि मैं डमी प्राइम मिनिस्टर था जी, उसी की बात तो अनफॉर्चुनेट रियलिटीज हैं, ये आवाम हमारी समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनकी बात कर रही हूँ, इन्होंने कहा तंज करते हुए कि वजीर आजम शहबाज शरीफ एक बाइख्तियार वजीर आजम है। आप मुझे ये बताएं कि इनकी बात अगर मैं एक सेकंड के लिए हाइपोथेटिकली मिसाल के तौर पे मान लेती हूँ कि वो वजीर आजम बाइख्तियार नहीं है, तो मुझे ये बताइएगा कि आपका इशारा, फिर इशारों में बात ना करें, आपका इशारा किसकी तरफ है? और अगर आपका इशारा उन्हीं की तरफ है जिनकी तरफ मैं समझ रही हूँ, तो फिर आप क्या कह रहे हैं कि उन्होंने बुरी चॉइस की है, या वो आप ऑन स्क्रीन नहीं कह सकते? मैडम, हम इसके अंदर, या वो आप ऑन स्क्रीन नहीं कह सकते? हम इसके अंदर क्या सराही नहीं करेंगे। आपकी पार्टी के राना सनाउल्लाह साहब से हमने सुना, और अगर हमारे प्रोड्यूसर वो शॉट निकाल दें तो बहुत अच्छा हो, जहां पे एक जगह पे नहीं मल्टीपल टाइम्स वो कह चुके हैं कि फॉर एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बाइख्तियार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास उतने इख्तियार नहीं जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर साहब के पास हैं। यहां तक उन्होंने कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गए। हमने नहीं कहा, आपकी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, सॉरी जावेद लतीफ साहब ने कहा। इसके बाद जावेद लतीफ साहब ने कहा, एक दफा नहीं ज्यादा दफा कहा कि असल में तो सारा इक्तदार जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास है और फाइनेंस मिनिस्टर हमारी बात नहीं मानते। आप हमें रियाया को ये बताएंगी तो हम सवाल तो पूछेंगे ना। आप जरूर सवाल पूछें, लेकिन बात यह है कि अगर साद साहब को तंज करने का हक है तो राना सनाउल्लाह को भी तंज करने का उतना ही हक है। जिस तरह साद साहब ये कह सकते हैं कि मैं उनकी लीडर हूं और वजीर आजम नवाज शरीफ उनके दिलों के वजीर आजम है, उसी तरह राना सनाउल्लाह भी ये कह सकते हैं कि जी इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो वजीर आजम की मेहरबानी। हमें उनका तंज समझ नहीं आया, आवाम को भी आपका तंज समझ नहीं आता, इसलिए तो मैं पूरा शो ट्रांसलेशन करती रहती हूँ। अब तो मैं भी ये भूल गई मेरा क्वेश्चन क्या था। तो मेरे क्वेश्चन की तरफ आपका क्वेश्चन जो मिनिस्ट्रीज के बारे में था ना, मिनिस्ट्रीज आपने कहा कि वजीर आजम ने कुछ मिनिस्ट्रीज अपने पास क्यों रखी। लेकिन हमरा अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हमने एक ट्रेंड बना दिया हुआ है पाकिस्तान में, और आपका भी कसूर नहीं है, इनका भी कसूर नहीं है, मेरा भी कसूर नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड बन गया हुआ है पाकिस्तान में कि हमने हुकूमत को हमेशा क्वेश्चन करना है और हुकूमत को हमेशा गलत करना है। अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ पहले दिन 40 वजीर बना देते तो आप कहते कि यार मुल्क के हालात इतने बुरे हैं, अवाम भूखी मर रही है, यहाँ पे 40 वजीर बना दिए हैं, उनके 40 ऑफिस चल रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, करने की जरूरत है उस पे नहीं। ये नो चाहिए ना कि अवाम को जरूरत, वो कह रही है कि अब क्योंकि हम मालामाल हो गए हैं तो अब बना सकते हैं वजीर, पहले नहीं बना सकते थे, अब तो कमाल हो गई इकोनॉमी में। अब भी हम 40 में से 18 वजीर पहले थे, चंद और वज़रा का इजाफा किया जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा कि हम 22 और वजीर बनाने जा रहे हैं। माशाल्लाह गुजारिश है। अच्छा मुझे बात खत्म करनी है, आपकी गुजारिश सुनती।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जिस दिन से ओथ लिया, आई थिंक गालिबन 4 मार्च को वो वजीर आजम बने थे, उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने खुद सैलरी नहीं ली, उनके वुजरा ने सैलरीज नहीं ली, उन्होंने जितने फॉरेन ट्रिप्स हुए एवरी मिनिस्टर पेड फॉर हिज ओन ट्रिप, ठीक है। तो ऑस्टेरिटी मेजर्स अगर गवर्नमेंट कर रही है ऐसे वक्त में, जिस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जो इनके कप्तान की दी हुई मुश्किलें हम संभाल रहे हैं, सो ये बहुत अच्छी बात है। और ये वो बात है जिसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को, वजीर आजम को प्रेज करना चाहिए, ना कि उनको क्वेश्चन करें कि उन्होंने क्यों वजारतें नहीं दी। हाँ, ये बात है, ऑब्वियसली हर वक्त की एक जरूरत होती है, चेंजिंग टाइम्स रिक्वायर फॉर अ चेंज, हर वक्त की एक जरूरत होती है। अब अगर 8 महीने 9 महीने गुजरने के बाद हमने ये रियलाइज किया कि यार हाँ, कुछ और थोड़े से रिसोर्सेज की हमें जरूरत है। जितने लोगों का आपने नाम लिया, भले वो बैरिस्टर अकील हों, भले वो तारिक फजल चौधरी हों, या इजाफी कलमदान सौंपे गए नहीं, तो एडिशनल चार्ज से तो आपका कलमदान तो सबके पास इजाफी कलमदान से तो आपका इजाफी खर्चा नहीं हो रहा ना। इजाफी जब आपको, तो आपका क्या ख्याल है, जो एक मिनिस्टर के पास एडिशनल चार्ज होता है तो उसको क्या चार मिनिस्टर्स के पास मिलते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है, दफ्तर में भी बहुत अच्छी बात है कि आप मिनिस्ट्रीज में जाके, मिनिस्ट्रीज के अपने खर्चे होते हैं जब मिनिस्टर वहां जाके बैठता है। मैं सॉरी, गुजारिश है कि सिर्फ तनख्वाह लेना खर्चा नहीं होता। लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, और बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा और हमारी आवाम को ये सवाल की समझ भी आ जाएगी। जब इजाफी कलमदान किसी को दिया जाता है, उसको कोई इजाफी स्टाफ नहीं मिलता उसको। हाँ, ऑफिस यस, बिकॉज मिनिस्ट्री जो है वो पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है। ये तो नहीं हो सकता कि पूरी मिनिस्ट्री खत्म कर दें, सेक्रेटरीज से लेके जूनियर स्टाफ तक सबको खत्म कर दे तो मिनिस्ट्री कौन चलाएगा? ठीक है। लेकिन जब इजाफी कलमदान होता है, द मिनिस्टर हैज नो एक्स्ट्रा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, द मिनिस्टर हैज नो एक्स्ट्रा स्टाफ इवन। अगर एक मिनिस्टर अपने उसी एक स्टाफ के साथ जाके दूसरे दफ्तर में सिर्फ ये देखता है कि इस मिनिस्ट्री में क्या क्या काम हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इजाफी। मेरा एक और सवाल है जो कि मैं आपसे प्रोग्राम के बाद अपनी नॉलेज के लिए, आप अभी पूछ लें। नहीं, अभी नहीं पूछ सकती क्योंकि टाइम कम है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। साथ साथ अगर जल्दी से मैं सॉरी मैडम की बातों के अंदर इतने सुकुम है इन बातों के अंदर कि उनका एडिशनल स्टाफ नहीं होता कि इसको बयान करने के लिए जितना आपके पास वक्त है वो शायद नाकाफी हो, क्योंकि जब एक मिनिस्टर किसी 2 मिनिस्ट्रीज को देख रहा होता है तो उसके पास दोनों तरफ स्टाफ अफसरान होते हैं, उसके पास दोनों तरफ फेडरल सेक्रेटरी होते हैं। रेलेवेंट लोग हैं ना जो काम कर रहे हैं। ये थोड़ी सॉरी मैडम, स्टाफ ऑफिसर्स भी होते हैं, सॉरी स्टाफ ऑफिसर्स भी होते हैं, गाड़ियां भी होती हैं। खुदा का वास्ता है ऐसे ना करें। आपके पास दोनों चीजों की गाड़ियां होती हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूं, ये मुनासिब नहीं है, लोगों को हमें पिक नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैडम ने एक इंटरेस्टिंग बात और की, तो मैं सिर्फ आपकी इजाजत से और सबसे ज्यादा मैडम की अपनी इजाजत से, क्योंकि हम इस मुल्क में रहना चाहते हैं, पूछना चाहता हूं कि मैडम जो आपने कहा कि मिनिस्टर्स और सब लोग बाहर जाने के अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं, तो जो चीफ मिनिस्टर पंजाब अभी रिसेंटली सरकारी अफसरान को लेके एक पॉलिटिकल पार्टी की गैदरिंग पे चीन में गई थी, क्या वो खर्चे उन्होंने खुद उठाए जेब से या पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई जहाज वगैरह भी शामिल था? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। मैं ये चीज क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि ये सवाल मैंने काफी जगहों पे सुना है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके शो के तवज्जुह से हम इस चीज को क्लैरिफाई कर देंगे। पहली बात ये है कि वो सरकारी अफसरान को लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी की गैदरिंग में नहीं गई थी। वहाँ पे जो चीज़ें थी, वहाँ पे जो हम उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैबोरेशंस कर रहे थे, जो बिजनेस कोलैबोरेशंस कर रहे थे, उसमें से 4 चीजें अभी मैडम उसमें लगा नहीं हुआ था पीएमएलएन का डेलीगेशन, जो चीन वाले कह रहे थे कि पीएमएलएन का डेलीगेशन आएगा। चीन वाले अगर ये कहते कि पीएमएलएन, तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है ना पंजाब में, तो पीएमएलएन का डेलीगेशन जाएगा। अगर पंजाब गवर्नमेंट का डेलीगेशन जा रहा है तो पीएमएलएन का ही डेलीगेशन होगा। खर्चा किसने उठाया? जो सारे गए थे, जो पीएफ के जहाज। मुझे जवाब तो देने दे। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डेलीगेशन था, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए बहुत सारे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स किए जाने हैं चीन के साथ, उनके साथ, और ऑब्वियसली जितने लोग उस प्रोजेक्ट के लिए, उस चीज के लिए हुकूमत ने उठाया, मैं बिल्कुल नहीं डिनाई कर रही। मैं इस चीज तो वो जो सारी कहानी थी कि लोग एंटाइटल्ड, द गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड, द चीफ मिनिस्टर इज एंटाइटल्ड। अगर चीफ मिनिस्टर किसी काम के लिए, सॉरी आखिरी जुमला, जरूर एंटाइटल्ड है, हम नहीं कहते कि नहीं एंटाइटल्ड। जो आपने पिछले अपने जुमले के अंदर मैंने वजीर आजम की गलत कलामी बिल्कुल नहीं की, मैंने वजीर आजम की बात की है। दो बातें हमेशा, आपका पता है वो बात तो सुन ले, वो वाला फॉर्मूला है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है। अभी आपने कहा, इफ यू कैन नॉट कन्विंस द जज, कंफ्यूज द जज। देखिए, ये आवाम बेचारे के साथ भी यही करते हैं कि कन्विंस नहीं हो रहे तो इनको कंफ्यूज करते हैं। सॉरी, मैं तो जैसे कि मैडम ने पॉइंट आउट किया कि मैं तो एक बड़ा अजीब सा लॉयर हूँ और मुझे इसका नहीं पता कि बहस कैसे करते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि अब आपने फरमाया कि मिनिस्टर्स
फॉरेन ट्रिप्स भी अपनी जेब से भर रहे हैं। हमने ज्यादा मिनिस्टर्स के फॉरेन ट्रिप्स देखे ही नहीं, मुझे नहीं पता कि फेडरल मिनिस्टर्स कौन से फॉरेन ट्रिप्स में गए हैं, शायद फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लास्ट प्रोग्राम में कवर भी किया और जिन पे भी प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हैं उनके ऊपर अता तारड़ साहब वगैरह ने अपने खर्चे अपनी जेब से नहीं लिए, मैडम साथ बैठी हैं। अता तारड़ साहब का तो मैं जानता हूं कि उन्होंने खर्चे मिनिस्ट्री से गए। सो फॉरेन मिनिस्टर्स कौन से हैं जो कि कर रहे हैं, दूसरी बात जो अपनी जेब से करें। दूसरी बात ये कि जब आपने इतनी बड़ी बात अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बारे में की तो आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के एक लीडर हैं जो कहा जाता है कि एक सियासी पार्टी के बुलाने पे आई, चीन ने लिख के कहा कि पीएमएलएन की पार्टी की डेलीगेशन है, उसके लिए सरकारी वसाइल कैसे यूज हुए, हम सिर्फ ये पूछना चाहते थे। जो इनका जवाब है हमें कबूल है सर आंखों पे। ओके नाज़रीन, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। पोजीशन और हुकूमत एक टेबल पे बैठ चुके, 2 राउंड्स हो भी चुके, कामयाब तो नहीं हुए, फिलहाल कोई पेशरफ्त भी खास सामने नहीं आई, लेकिन जराए ने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक अहम खबर ब्रेक की है। वो क्या खबर है उस पर बात होती है इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, मुनक़सिम सियासी बयानों की जंग और मुज़ाकरात एक साथ ही जारी हैं। मुज़ाकरात के 2 राउंड्स हो चुके, जहां एक जानिब मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से मस्बत बयानात आने का सिलसिला जारी है, तो वहीं पर सीनियर कायदीन उनकी जानिब से ये तासुर भी देखने में मिलता है कि मुज़ाकरात की कामयाबी में एक तवील किस्म की मसाफत है जो कि बरकरार है। गुज़िश्ता रोज इरफान सिद्दीकी साहब ने इंपॉर्टेंट बयान दिया। वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात में हम अभी तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। उनका कहना था कि अगर तहरीरी मुआहिदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं आता तो मुज़ाकरात के लिए बहुत मुश्किलात बन सकती हैं। तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात के लिए तड़प रही थी, बेताब थी, वही जमात अब खुद ही ताखीरी हरबों और लंबी एक लिस्ट लेके कुछ इस तरह के हरबे आजमा रही है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का ये कहना है कि हमारा सिर्फ 2 लाइन का मुतालिबा है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर सिर्फ 2 लाइन का मुतालिबात है तो पानी पीटीआई से मुशावरत किए बगैर, या ऑब्वियसली इन पे भी तो मुशावरत हुई होगी, तो फिर तहरीक इंसाफ को तहरीरी तौर पे इसको जमा करवाने में क्या मज़ाइका है, उसमें क्या मसला है? तो तहरीक इंसाफ इसको अभी तक तहरीरी अंदाज में पेश क्यों नहीं कर पाई? फिर उसके अलावा एक और खबर ये कि कल का जो मुमकिना फैसला था 190 मिलियन पाउंड का, वो फैसला तीसरी मरतबा मौखर कर दिया गया। इसकी क्या वजूहात हैं ये जानते हैं बैरिस्टर साद साहब से। साद साहब, एक बार फिर से फैसला मौखर हो गया, क्या वजह बन सकती है? इसकी क्या वजह है? क्या कोई सियासी वजह है या कानूनी एतबार से या मुज़ाकरात की वजह से? मेरा ख्याल है कि आपके दोनों सवालों के अंदर जो एक कॉमन थ्रेड है वो ये है कि तहरीक इंसाफ से अपने मुज़ाकरात लिखे नहीं जा रहे और जज साहब से अपना फैसला लिखा नहीं, उस पे हम बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो लिखा ना जाने का फुकदान है पाकिस्तान के अंदर, ये सियासत के अंदर भी है और अदालत के अंदर भी है। जज साहब से भी 190 मिलियन पाउंड का फैसला लिखा नहीं जा रहा, शायद कोई कलम में, कोई स्याही में, कोई कागज में कोई मसला हो। फैसला तो महफूज किया गया ना जी, तो अभी लिखा नहीं गया ना पूरी तरह। मतलब जब लिखा जाएगा तो सुना दिया जाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप फैसला लिख के महफूज तो नहीं करते, हाँ जी। आप फैसला महफूज करते हैं लिखने के लिए। आप लिख के तो फैसला कोई महफूज नहीं करता। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी जो तहरीर शुदा डिमांड्स हैं वो आनी चाहिए। मेरा तो इन दोनों चीजों के अंदर ये ख्याल है कि फौरन से पहले आपको फैसला रिलीज करना चाहिए, जब भी उसको लिखा जाए, जब भी वो लिखा जाए, और शायद लिखा गया हो, और फौरन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ईले बहाने छोड़ के इमरान खान साहब के साथ एक मुस्बत मुशावरत करके अपनी डिमांड्स को इन राइटिंग पेश करना चाहिए, इस वजह से कि सियासी अमल को आगे बढ़ना चाहिए और कानूनी अमल को भी आगे बढ़ना चाहिए। फैसला आएगा तो कानूनी अमल आगे बढ़ेगा, उसके अंदर अपीलें फाइल होंगी, कुछ और होगा। ये डिमांड्स आएंगी तो सियासी अमल आगे बढ़ेगा, दूसरी साइड अपनी काउंटर डिमांड्स पेश करेगी, कोई उसके ऊपर निगोशिएशंस होंगी। पाकिस्तान इस वैक्यूम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिसके अंदर हम इस वक्त हैं, कि बहुत सी चीजों का इंतजार हो रहा है, लेकिन इंतजार ही हो रहा है, उसके दरमियान में कोई मुस्बत कार्रवाई नजर नहीं आ रही। इंतजार हो रहा है कि जब इन राइटिंग डिमांड्स आएंगी तो पॉलिटिकल डायलॉग शुरू होगा। इंतजार हो रहा है कि जब अदालती फैसले आएंगे तो अपीलें फाइल होंगी। इंतजार हो रहा है कि जब फैसले की रीजंस, कुछ फैसले जो भी माजी में आए उनकी रीजंस अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई, जब रीजंस डिस्क्लोज होंगी तो अपीलें फाइल की जाएंगी। इंतजार हो रहा है कुछ खाम ख्याल लोगों की तरफ से कि 20 जनवरी आएगी तो पाकिस्तान की सियासत शायद बदल जाएगी। इंतजार हो रहा है लोगों की तरफ से कि आईनी बेंच कोई फैसला करेगा, कुछ मुस्बत केसेस के अंदर फैसला करेगा तो सियासत आगे चलेगी। इस इंतजार की घड़ी को, जो कि थोड़ी ज्यादा खिंच गई है, चलें
क्रिसमस न्यू ईयर छुट्टियों के दरमियान तो थी सो थी, अब क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा खिंच गई है और इसके अंदर हर तरफ के लोग अपनी पेशेंस लूज कर रहे हैं। जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो भी पेशेंस लूज कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं वो भी पेशेंस लूज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मैं मैडम की पार्टी का एक सिर्फ अपना सा वर्कर हूं और कोई किसी पॉलिटिकल उसमें मेरा स्टेक नहीं है उस तरह, ना मैडम ने मुझे चलिए ये भी अच्छा है कि आमिना ने साथ साथ ये कहा कि आजकल ना मैडम ने मुझे अपनी पॉलिटिकल पावर में शेयर कर देना है ना दूसरों ने देना है, तो मैं इस वजह से बात कर सकता हूं कि आप जीतें या हारें, हुकूमत ये सियासी और कानूनी जंग जो मुख्तलिफ महाजों पे चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रही है, नैब कोर्ट में भी चल रही है, मिलिट्री कोर्ट में भी चल रही है, ये कानूनी जंग हुकूमत जीते या हारे, पीटीआई ये जंग जीते या हारे, जो सियासी जंग चल रही है, जो इंटरनेशनल महाज पे जंग चल रही है, आप वो जीतें या हारें, इससे बेगरज होके मेरी गुजारिश है कि इसका जल्दी फैसला कर ले जो भी करना है। पाकिस्तान की आवाम इंतजार में है और जितना इंतजार ये तूल पकड़ रहा है उतना ही लोगों के मसाइल के अंदर इजाफा हो रहा है। हमने तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमें इनसे मुलाकात के लिए एक प्रॉपर रूम दिया जाए जहां पे हमारी कोई और बात ना सुन सके। पहले भी जो हमें रूम दिया गया, आई मीन दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, तो हुकूमत उनकी ये बात मान ले अगर, क्योंकि मज़ाकरात को आगे लेके जाना है। साद साहब की दर्द भरी स्टोरी सुन के ना मुझे वो याद आ गया, एक मूवी का डायलॉग होता था, मेरे कारण अर्जुन आएंगे। अब साद साहब की सिचुएशन है, मेरा कप्तान आएगा। तो अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करे। या फिर पीटीआई भी ये समझ रही है कि हमारे करण अर्जुन आएंगे ना, वो भी ट्रम्प की बस अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करे। इनके करण अर्जुन ने तो आना नहीं है, लेकिन अब वो दुआ करते होते हैं ना कभी कभार कि अल्लाह ताला सब्र दे। अब इनको सब्र की दुआ कर सकते हैं इनके लिए। लेकिन देखिए जो आपने नम्रा बात की ना, इनकी बात के एक पार्ट से मैं बहुत एग्री करती हूँ, जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम उस स्टेबिलिटी का इंतजार कर रही है, पाकिस्तान की आवाम उस वक्त का इंतजार कर रही है जब इस मुल्क की सियासी जमातें उनके लिए सोचेंगी, उनके लिए काम करेंगी, रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सालमियत को पहले रखेंगी। सो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि एक ये जमात है हमारे मुल्क में जो इनके बहुत दिल के अजीज भी है। इन्होंने कहा कि मेरे पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं है, उस वक्त तक इनके पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं है जिस वक्त तक वो जमात पावर में नहीं आती, जो कि कभी नहीं होने वाला अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बात यह है कि वो जमात है जो पाकिस्तान के अवाम को टीवी पे आके साद साहब जैसे उनके नुमाइंदे हमारे साथ यहाँ शो पे बैठ के 4 महीने से ये शो डाल रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत हमसे बात नहीं करी। पहले इन्होंने बयान दिया, इन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे हुकूमत से, हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। फिर इन्होंने कहा हम सियासी लीडरशिप से मुज़ाकरात करेंगे। फिर इन्होंने कहा हम मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं। और उसके बाद 2-2.5 महीने से शो डाला हुआ है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हुकूमत कमेटी नहीं बना रही। 25 दफा तो साद साहब ने मुझे कहा कि आप कमेटी बना देना, आप कमेटी क्यों नहीं बनाते, आप हुकूमत हैं। फिर हमने कमेटी भी बना दी, हमने कमेटी में बुला भी लिया, साद साहब के कहने पे उनको चाय और पेस्ट्रीज भी खिला दी। अरे अब बात लास्ट टाइम साथ साथ सिर्फ चाय थी, चीनी डाल। अब बात ये है अनफॉर्चुनेट, देखिए अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि आवाम को बेवकूफ ना बनाएं, आवाम का भी टाइम जाया ना करें, अपना टाइम भी जाया ना करें, हुकूमत का भी टाइम जाया ना करें। ये जो चीजें होती है ना, जो इस तरह के मुतालबात होते हैं, उनको दे देना वो वाला माहौल जिसमें वो बातचीत करना चाहते हैं। क्या मुझे ये बताएं कि वो इतने महीनों से, अब बल्कि साल से ऊपर हो गया है, खान साहब जेल में है, वो जाके मुलाकातें भी करते हैं, वो बाहर आके उनकी मुलाकातों की खबरें भी देते हैं। अब खान साहब ने ये कह दिया, आज खान साहब गुस्सा हो गए, आज खान साहब ने शाबाशी दे दी। तो खान साहब अगर ये सब कुछ कह सकते हैं तो उनका क्या ख्याल। और मुझे ये बताएं, ये कहते हैं जी वो वाला माहौल नहीं मिल रहा। आप उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसके पास जेल में एक साइकिल है, जिसको जेल में फ्रूट्स एंड नट्स एंड देसी घी मिलता है खाने को। या फिर अज़मा बुखारी वाली बात की है, मुझे ऐसे लग रहा है आमिना शेख नहीं, अज़मा बुखारी से बात हो रही है। आमिना शेख या अज़मा बुखारी की बात नहीं। आप मुझे ये बताएं, राना सनाउल्लाह को तो आप चूहों के साथ जमीन पर लेटाते थे, उस वक्त कौन सा माहौल था बात करने का। लेकिन आप मतलब मैं ये समझती हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किसी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं, आप मिलने जा रहे हैं। पहले ये रोना था कि जी हम मिल नहीं पा रहे, अब आप मिल पा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं
وہ ماحول نہیں مل رہا. مجھے آپ یہ بتائیں, آپ جیل میں ہیں یا پھر آپ کوئی ایک, میرا خیال ہے اس طرح کی ڈیمانڈز تو جب دو پولیٹیکل پارٹیز یا ایون دو ممالک آپس میں مذاکرات کرتے ہیں نا, ان کی بھی اس طرح کی ڈیمانڈز نہیں ہوتی کہ نہیں جی یہ ٹیبل ہمیں, آپ کل کو ساتھ ساتھ کہیں گے جی یہ سیمی سرکل ٹیبل مجھے پسند نہیں آ رہا, آپ اسکوائر ٹیبل رکھیں گے تو میں آپ سے بات کروں گا, ورنہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا. یہ بڑی نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی طرف یہ چیزیں جو ہے نا وہ اشارہ کرتی ہیں. انفارچونیٹلی آج تک ان کا ہمیشہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ رہا ہے پاکستان کے بارے میں, پارلیمان کے بارے میں, مذاکرات کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں, اینڈ دے آر جسٹ کنٹینیوئنگ ود دیٹ نان سیریس ایٹیٹیوڈ. چلے ٹھیک ہے. ساتھ صاحب ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے میں بانی پی ٹی آئی کی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہائی اولین مطالبہ ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کیا تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا, اور ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو تحریک انصاف طالبہ کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ تحریک انصاف کو کا یہ جو مطالبہ ہے اس کو پورا کر پائے؟ جو پچھلی دفعہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو ماس انکارسریشن سے, یعنی کہ جہاں پہ بہت لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا مختلف مقدموں میں, دہشت گردی کے مقدمے ان میں شامل تھے, لوگوں کو جب بہت سے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کر لیا گیا تھا, تو ایک پولیٹیکل پارٹی, میں نہیں جانتا کہ میڈم کی ان سے کتنی وابستگی ہو, اس وقت وہ جمہوریت کے ساتھ تھے, لائرز موومنٹ کے دن تھے اور نواز شریف صاحب کی پارٹی تھی. انہوں نے 16 مارچ 2009 کو جس رات ججز بحال ہو رہے تھے, تو ان کی 2 ڈیمانڈز تھیں نون لیگ کی, سارے پاکستان کی گورنمنٹ سے اور ریاست سے. اس وقت کی ریاست کے اندر جنرل کیانی شامل تھے اور گورنمنٹ آصف علی زرداری صاحب کی تھی. نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ یہ تھی لائرز موومنٹ کے ساتھ مل کے کہ آپ فل فار جتنے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اس لائرز موومنٹ کے زمرے میں, خواہ ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ہے, کسی پہ زمین کا مقدمہ ڈالا ہے, کسی پہ کسی چیز کا مقدمہ ڈالا ہے, کسی پہ دنگا فساد کا مقدمہ ڈالا ہے, ان سب کو ایگزیکٹو آرڈر سے رہا کر دیں. یوسف رضا گیلانی صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ اس رات کو 2 بجے کے قریب تقریر کی تھی. مجھے یہ بات اس وجہ سے یاد ہے کہ لائرز موومنٹ کے درمیان اس رات کو میں بھی زیر حراست تھا. فیصلہ بہت سارے وکیل تھے, فیصل آباد کے پاس ایک جگہ تھی, اسلام آباد آنے کی کوشش کر رہے تھے, تو موٹر ویز کے اوپر چڑھتے وقت سب وکیلوں کو زیر حراست لے لیا جاتا تھا. میں بھی اس وقت زیر حراست تھا, اور رات کے کوئی 2-2:30 بجے کے قریب, مجھے صحیح شاید وقت یاد نہیں ہے, تو پتہ چلا وہ آئے تھانے دار صاحب لاکرز کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ وزیر اعظم نے اناؤنس کر دیا سب لوگوں کے اوپر, جن کے اوپر بھی جو پرچے کاٹے تھے سب کو رہا کر دیا. سب رہا ہوئے, اور 17 اور 16 تاریخ کی, یہ مڈ نائٹ کی بات ہے, 16 تاریخ کے دن سن 2009 میں ہم سب اسلام آباد میں موجود تھے ان رہائیوں کے بعد جو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے کی گئی تھی. میں نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے قانون سازی کیسے کی جاتی ہے یا اس کے اندر کیا پاورز ہیں, میں اس میں لا علم ہوں, لیکن میں اس ایگزیکٹو آرڈر سے رہا ہونے والے لوگوں میں شامل ہوں جس وجہ سے, اور جس کے اوپر نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ تھی. تو ایک بندے نے ہماری ریاست پہ حملہ کیا ہے, اس کو ہم ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو رہا کر دیں. اس وقت کی جو حکومت, سوری آخری جملہ, اس وقت کی جو حکومت تھی جس کو آصف علی زرداری صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور یوسف گیلانی صاحب ہیڈ کر رہے تھے, اس کے اندر اس حکومت کا بھی یہ خیال تھا کہ لائرز ریاست کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. جب تک ڈاکٹر شعیب ساڈل جو ڈی جی آئی بی تھے وہ رات کے اندھیرے میں زرداری صاحب کے پاس نہیں گئے اور کہا کہ آپ سب کو چھوڑ دیں, اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ ریاست پہ حملہ ہے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ ماضی میں ایک نظیر میرے دماغ میں آتی ہے, اور وہ نظیر ہے جس میں نون لیگ خود یہ ڈیمانڈ میرے اور آپ کے کہنے سے ریاست تو نہیں بنتی نا, ریاست جو ہے وہ ریاست ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو جاری شامل کرنے لگے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بائی دی وے جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کی متعدد بار مذاکرات ہو چکے, بیٹھکیں ہو چکی, بہت یقین دہانیاں بھی دلائی گئی, لیکن ابھی تک یہ سب ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین, مذاکرات, بیٹھکیں, یقین دہانیاں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں. ایوان ہو, میڈیا ٹاکس ہوں, جلسے ہوں یا پھر قائمہ کمیٹیوں کی میٹنگ, پیپلز پارٹی حکومت کو ہر فورم پر آڑے ہاتھوں لیتے ہی نظر آ رہی ہے. وزیر اعظم کی آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ شاید ان دونوں جماعتوں کے درمیان, جو کہ اتحادی جماعتیں ہیں, ان کے درمیان یہ معاملات اب کسی بہتری کی جانب گامزن ہو جائیں گے, لیکن حکومت اور پیپلز پارٹی کے مابین متعدد میٹنگز ہونے کے باوجود بھی سب کچھ نتیجہ خیز نظر نہیں آ رہا, سب کچھ بیکار نظر آ رہا ہے.
मरकजी सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी साहिबा वो ये आज कह रही हैं कि जो हमारी मुतालिबात हैं वो नहीं माने जा रहे और जो हुकूमत है उनको चाहिए कि जो हमारे मुतालिबात हैं उनको माना जाए। हुकूमत ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। आमिना के पास चलते हैं और जानते हैं कि आमिना एतमाद में क्यों नहीं ले पा रहे आप लोग पीपल्स पार्टी को। पहले तो चले हम कंसिडर कर रहे थे कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन अब तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। देखिए नम्रा, मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक अच्छा, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, वजीर आजम भी इससे पहले कह चुके हैं कि मुझे वसवसे आते। क्या ये वसवसे पीपल्स पार्टी से मुतालिक तो नहीं है? अच्छा, मैंने उनका वैसे ये कमेंट नहीं सुना तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने किस सिलसिले में कहा होगा, यकीनन कहा होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है, जहाँ तक मैं समझती हूँ और जितना मैं जानती हूँ अपने वजीर आजम को, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के मसाइल के लिए हर वक्त सोचते रहते हैं, हर वक्त, लिटरली। इवन इफ यू नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हर वक्त भी कम कहा। वो तो जब नहीं भी सोच रहे होते तो वो इनको यही ख्वाब आ रहे होते हैं। जैसे इनको ख्वाब आते रहते हैं कि मेरा कप्तान आएगा, वैसे तो वजीर आज़म साहब तो हर वक्त हमारे लिए तकर्रुर करते हैं। नहीं, आमिना का कमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में प्रोबेबली ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर। अब अगला जवाब साथ साहब का होगा, इसका मतलब है मियां नवाज शरीफ ऐसा नहीं करते। जवाब से इतना, मैं इनके जवाब से पहले ही हमें पता चल जाता है। देखिए, हर बंदे का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होता है। शहबाज साहब सुबह 5 बजे उठते हैं जब फजर पढ़ने के लिए, उसके बाद से ही स्टार्ट्स वर्किंग डिस्पाइट being unwell, despite all of things that is going on। वो कहते हैं कि अगर मेरे पास ये पोजीशन है तो मेरे फर्स्ट पार्टी को नहीं मना पाए। नहीं, मैं उसी पे आ रही हूँ। पीपल्स पार्टी की जिन खातून का आपने जिक्र किया, मैं समझती हूँ कि आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी। हमने पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा का भी के बारे में बात की है शो में, और लोगों के बारे में भी। दे आर मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी। तो मैं ऐसी उम्मीद नहीं रखती हूँ उनसे कि वो इस तरह के कमेंट्स करेंगे। जिन खातून की आपने बात की, उनका एक दफा पहले भी आपने जिक्र किया था, उन्होंने एक दफा इस तरह की एक बड़ी इररिस्पॉन्सिबल सी स्टेटमेंट पहले भी दी थी। सो इस तरह की स्टेटमेंट्स देना जो है ना, वो किसी को पीएमएलएन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीएमएलएन की हुकूमत वफाक में भी मजबूत है, पीएमएलएन की हुकूमत जो है वो सूबे में भी मजबूत है। पीएमएलएन की हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के वो किसी का भी फायदा नहीं कर रही, लेकिन वो शायद पाकिस्तान को नुकसान जरूर पहुंचा रही हैं। अच्छा, सो द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से हियर इज कि एक तो पहली बात ये है कि इन स्टेटमेंट्स के अंदर इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये बातें हकीकत से बहुत दूर हैं। पीपल्स पार्टी के साथ अगर ऐसी बात होती, अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं होती, हम तो अपने मुखालिफिन को भी अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम अपनी इत्तेहादियों को क्यों साथ लेकर नहीं चलेंगे? अगर हम पीपल्स पार्टी को उनका ड्यू शेयर नहीं देना चाहते तो हम उनको कैबिनेट में आने की दावत क्यों दे रहे होते? तो इस तरह की सियासी स्टेटमेंट्स देना सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, ये मुनासिब बात नहीं है। उनको चाहिए, अगर उनको इतना कंसर्न है और अगर उनका ये कंसर्न है कि जी हमारी बातें नहीं मानी जा रही या हमारे कहने पे काम नहीं हो रहे, साजी में हमें मैं वही कह रही हूँ ना, तो फिर आए कैबिनेट का हिस्सा बने। जो काम होना है, जो फैसला साजी होनी है, वो कैबिनेट की अप्रूवल से होनी है ना। फिर आप कैबिनेट का हिस्सा क्यों नहीं बनते? ये तो इमरान खान साहब वाली बात हो गई कि चट भी मेरी पट भी मेरी, ये नहीं हो सकता। आपने अगर तो आप चाहते हैं आप फैसला साजी का हिस्सा बने, हम आपको दावत दे चुके हैं। आप आए कैबिनेट में बैठे, आप कैबिनेट में बैठ के आवाम के लिए काम भी करें, गवर्नेंस में अपना रोल भी प्ले करें। ये नहीं हो सकता कि आप घर में सोए रहे हैं, आप ना किसी किस्म का कोई रोल प्ले करें, ना किसी किस्म का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें किसी चीज की, और फिर ये कहें कि हमारे पास एक मिनट है, आप जल्दी से कोई कमेंट इस पे ऐड करना चाहते हैं? वो आपने कभी देखा है कि जरदारी साहब एक बहुत ही जीरक सियासतदान है। हम ये तो हमें मैडम ने ही सिखाया कि ज़रदारी साहब और इनकी पार्टी ने बताया कि जरदारी साहब बड़े जीरक सियासतदान है। ख्वाह वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, वो तो बड़े। वो आपने देखे हैं कभी ऑनलाइन या नाट जियो वगैरह में से किसी की डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि जब जलजला आने लगता है ना, तो उससे पहले परिंदे 5 मिनट पहले उठ जाते हैं। जब शिप सिंक करने लगता है ना, तो जो उसके ऊपर जानवर होते हैं ना, वो उनको पहले से कुछ को पता चल जाता है कि नीचे जा रहा है, वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं। जब जमीन में से लावा निकलना हो ना, तो जो जमीन के अंदर रहने वाली मखलूकात हैं, वो जमीन से बाहर आ जाती हैं 10 मिनट पहले ही। अभी किसी को अंदाजा नहीं होता। मेरी मैडम से गुजारिश है कि आप इस बात को जांचने की कोशिश करें। परिंदे हवाओं में उड़ रहे हैं, हो सकता है कि सिर्फ अपने शौक से उड़ रहे हों और आपकी बात दुरुस्त हो, लेकिन माजी की तारीख इस बात की गवाह है कि जब वो झुंड के झुंड उड़ने शुरू हो जाए ना,
तो सियासत में जलजला जरूर आने वाला है। जो शहबाज शरीफ साहब को जो क्या उन्होंने लफ्ज यूज किया था कि उनको क्या वसवसे जो हो रहे हैं वो ऐसे नहीं हो रहे, वो देख रहे हैं कि परिंदे उड़ चुके हैं, वो देख रहे हैं कि किश्ती में सारे जानवर एक तरफ भाग रहे हैं, शायद किश्ती डूबने का वक्त हमारा टाइम खत्म हो गया, वरना इस पे आपका डिटेल एनालिसिस जरूर लेते हैं। बाय द वे बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए, आमना आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू हमारी सुनी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।